हेलो गाइस, हमने पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि विभाजन के दर्द कितना भयानक था। लेकिन उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश में आज़ादी के बाद भी एक खतरा और मंडरा रहा था। यानी हमारा जो देश था वो 500 से ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित होने वाला था। लेकिन हमारे जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी सूझबूझ से हमारा जो देश था वो विभाजन होने से बच गया। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है ये, बहुत नंबर लाना, तो ये ज़रूर पूछा जाता है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था पार्ट 1 में, वो हमने राज्य निर्माण की 3 चुनौतियाँ पढ़ी थी। उसके बाद हमने विभाजन के जो दर्द था और जो चुनौतियाँ थी वो हमने पढ़ा। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं देशी रियासतों का एकीकरण, यानी सरदार वल्लभ भाई ने हमारे देश को कैसे जोड़ा, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का। कि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय में हमारे देश के 2 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, पहला जो था वो ब्रिटिश शासन में था, कांग्रेस का राज था। दूसरा जो था वो देशी रियासतों या रजवाड़ों के हाथ में था। लेकिन वो भी क्या थे, वो भी कांग्रेस के अधीन थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब हमारे देश आज़ाद हो गया तो उस टाइम पे जो रजवाड़े थे वो उस टाइम पे हमारे 565 रजवाड़े थे। कुल कितने थे? 565। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हमारे रजवाड़े थे वो कितने थे, तो वो 565 रजवाड़े थे। ये आपको जानना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस टाइम पे जो अंग्रेज थे उन्होंने एक चाल चली। ठीक है, वो चाल क्या थी वो मैं बताती हूँ आपको। जब अंग्रेज जाने वाले थे तो अंग्रेज़ों ने एक चाल चली। उन्होंने ये बोला कि जो राजा हैं वो अगर चाहें तो वो भारत में शामिल हो सकते हैं, और अगर वो नहीं चाहें तो वो भारत से अलग भी हो सकते हैं, अपनी स्वतंत्र एक राज्य बना सकते हैं, अपना शासन चला सकते हैं। तो अब इस बात को कहने के बाद हमारे देश में पहली बगावत शुरू हुई। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि पहली बगावत हमारी कहाँ से शुरू हुई। आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि सबसे पहले जो हमारे देश में बगावत शुरू हुई वो हैदराबाद थी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। पहली जो बगावत हमारे देश में शुरू हुई थी वो त्रावणकोर के राजा खुद को उन्होंने क्या किया, आज़ाद घोषित कर दिया। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने घोषित कर दिया। अब उसके बाद जो भोपाल के नवाब थे वो तो संविधान में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि एक एक करके जितने भी हमारे देश के राजा थे वो भारत में विलय होने के बजाय वो अपना अलग अलग राज्य बनाना शुरू के विचार में मतलब कि वो पड़ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो भारत जो था तो ये 500 रजवाड़ों को कैसे झेलता, कैसे एक बनता। अब सबको समझाना इतना आसान नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी कूटनीति थी, चालाकी थी, जिसकी वजह से आज हमारा जो देश है वो पूरा एक तरह से बना हुआ है। क्योंकि जब सबका मानना ये था कि हमें अलग बनाना है, तो उस टाइम पे जो सरकार का रुख था वो सरदार वल्लभ भाई की जो भूमिका थी वो हम इस चैप्टर में हम जान लेंगे। देखिए, कांग्रेस सरकार इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थी कि जो रजवाड़े हैं वो सरकार के से मतलब कि भारत से अलग हो जाए। ठीक है, मुस्लिम लीग का मानना था कि राजाओं को अपनी मर्जी चलाना चाहिए। ठीक है, और सरकार का रुख जो था वो अपनाया नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन इसके लिए कांग्रेस बिल्कुल खिलाफ थी, और सरदार वल्लभ भाई तो वो सख्त खिलाफ थे कि जो राजा थे वो अपनी मर्जी चलाएं और वो भारत में ना रहे। तो उस टाइम पे बड़ी चुनौतियाँ आ गई कि अब राजा का मानना ये था कि नहीं, हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। मुस्लिम लीग का मानना भी ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई जो थे वो बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उन्होंने अपनी चतुराई, कूटनीति और सूझबूझ से उन्होंने क्या किया, सभी जो भारत के जो रजवाड़े हैं उनको अपने देश में भारत में शामिल होने के लिए उन्होंने मना लिया। अब कैसे हुआ ये सब चीज़ें
स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, ठीक है। पहला हमारा ये जो था कि सहमति पत्र। जब कोई किसी भी राजा को भारत में शामिल होना होता था या तैयार हो जाता था शामिल होने के लिए, तो उसे एक सरकारी दस्तावेज पे साइन करना होता था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेन कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें अगर सहमति पत्र में अगर किसी राजा ने साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, तो वो भारत में माना जाता था। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं था कि बस हम दस्तावेज लेके जाएं और जो राजा है वो तुरंत साइन करके दे दे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे राजा थे जिनको 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 इतना समझाना पड़ा और बहुत तरह से सैनिक बल का भी प्रयोग करना पड़ा, ठीक है, तब जाके वो माने हैं। पहला जो था हैदराबाद का विलय, सैन्य कार्यवाही। जो हैदराबाद के जो निजाम थे, जो राजा थे, उनको निजाम कहा जाता था। आप सभी जानते होंगे कि जो हैदराबाद है वो बहुत बड़ी रियासत थी और वो जो थी वो क्या थी, भारत के चारों ओर से घिरी हुई थी, ठीक है। और जो निज़ाम था वो दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक था निज़ाम, लेकिन वो भारत में शामिल होना ही नहीं चाहता था। अब भारत में वो शामिल होगा ही नहीं तो हमारा देश बीच में से निकल जाएगा, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है पूरा। आपने भी हमारे जो नक्शा देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा चारों तरफ के बीच में हमारा हैदराबाद है, ठीक है। लेकिन अब जो जनता थी वो हैदराबाद की जो थी वो उन्होंने विरोध किया, ठीक है, क्योंकि निज़ाम जो था वो बहुत अत्याचारी था। तो जो वहाँ की जनता थी उन्होंने वो उठ खड़े हुए। किसके खिलाफ? हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ। जो किसान थे और जो महिलाएं थी तेलंगाना की, विशेषकर वो थी, वो इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। उनका मानना था कि हमें निज़ाम के साथ नहीं रहना, क्योंकि वो बहुत अत्याचारी है और वो था भी एक तरह से अत्याचारी, ठीक है। अब लेकिन उनका निज़ाम का मानना था कि मुझे भारत में शामिल नहीं होना। अब दो चीज़ें हो गई कि वहाँ की सरकार, जो जनता है वो कुछ और चाहती है और वहाँ की जो सरकार है वो कुछ और चाहती है। अब निज़ाम ने क्या किया, अब निज़ाम को अपनी बात मनवाने के लिए जनता से उसने क्या किया, उसके पास सैनिक बल थे, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उसने उठाया। वहाँ पे रज़ाकारों का जुल्म हुआ। घबरा कर निज़ाम ने क्या किया, जो आंदोलन थे उसको दबाने के लिए उन्होंने धैर्य सैनिक बल को भेजा। जिसे रज़ाकार कहा जाता था, और वो बहुत अत्याचारी थे। ये रज़ाकार क्रूर थे। उन्होंने आंदोलन को रोकने के लिए खासकर जो गैर मुस्लिम थे और जो महिलाएं थी उनको कत्ल किया, उनको मारा ताकि वो मान जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हुए जो सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाई और भारत में उसका जीत हुआ। किसका हुआ? हमारे भारत का जीत हुआ। कैसे हुआ वो भी जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सरकार ने क्या किया, जब रज़ाकार थे, जो उनका जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो सितंबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा ताकि इस चीज़ को रोका जा सके, हैं, और ताकि इस चीज़ को रोका जा सके, उन पे जुल्म ना हो और भारत में वो शामिल हो जाए। तो इस सैन्य कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो के नाम दिया गया। कुछ दिनों तक ये जो लड़ाई थी वो चलती रही और बाद में निज़ाम ने क्या किया, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। और समर्पण करने के बाद जो हैदराबाद था वो हमारे देश में का एक हिस्सा बन गया और निज़ाम ने हमारे जो सहमति पत्र थी उसमें वो शामिल हो गया। अगर ये ऑपरेशन पोलो नहीं होता तो शायद निज़ाम अपना आत्मसमर्पण भी नहीं करता और शायद हैदराबाद को भारत में मिलने भी नहीं देता, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखते हुए निज़ाम ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। किसके सामने? सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने। और उन्होंने क्या किया कि जो हमारी सहमति पत्र थी भारत की जो शामिल होने के लिए, उसमें उसने हस्ताक्षर कर दिया। अब इस तरह से जो हैदराबाद था वो हमारे देश में शामिल हो गया। तो ये जो स्टोरी थी वो थी हमारी हैदराबाद की। 4 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और आपने इसको नोट डाउन कर भी लिया होगा। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो जूनागढ़ और मणिपुर की कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो
बस हैदराबाद ही नहीं था जो हमें हम जिसकी वजह से हमारा देश परेशान था भारत में शामिल होने के लिए, विलय करने के लिए। इसके बाद हमारा जूनागढ़ आता है। जूनागढ़ में क्या हुआ कि जो जूनागढ़ था, आप सब जानते हैं, ये हमारा गुजरात का एक हिस्सा है, ठीक है। और जहाँ पर नवाब का जो वो नवाब था, वो क्या चाहता था कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन जो जनता थी वो क्या करती थी, वो भी भारत में शामिल हो जाना चाहती थी। अब सरदार वल्लभ भाई ने सरदार पटेल ने क्या कहा, वहाँ जाकर संग्रह कराया। जनता ने भारी बहुमत से, मतलब कि उन्होंने चुनाव एक संग्रह कराया, तो जिसमें जनता ने भारी बहुमत में भारत को ही चुना। लेकिन निज़ाम जो था वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊं। तो वो क्या किया, वो फिर बाद में जब जनता का इस तरह से भारत में शामिल होने को चुना जाना देखा उसने, तो क्या हुआ कि वो वहाँ से भाग गया। कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया, ठीक है। तो ये हमारी जूनागढ़ की कहानी थी कि जूनागढ़ में भी यही सीन था कि जनता कुछ और चाहती थी और निज़ाम कुछ और चाहता था। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद जो था वो हमारा मणिपुर था, ठीक है। मणिपुर एक पहला ऐसा राज्य है जिसमें वैशक मताधिकार हुए थे, ठीक है। जो मणिपुर के राजा थे वो चंद्रभोज सिंह थे। भारत के सरकार के अंतिम वैशक सत्ता बनाए रखने के लिए समझौते में दस्तखत किए। जनता के दबाव में 1947 में वहाँ पर चुनाव हुआ मणिपुर में, और वो पहला राज्य बना जिसमें वैशक मताधिकार हुए। जिस आधार पे चुनाव हुए थे, उसके बाद राजा जो थे उसके पे दबाव डाला गया, और फिर वो क्या हुआ कि वो भारत में शामिल हो गया। यानी जब जनता ने भारत को चुन लिया तो फिर राजा ने कुछ नहीं किया और वो भारत में शामिल हो गया। अब इसके बाद भी हमारी जो चुनौतियाँ थी, समस्या थी, वो नहीं रुकी। कैसे नहीं रुकी वो हम जानते हैं। जब राजाओं को मिलने के बाद असली जो चुनौती थी वो सीमाओं को तय करना था। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों का मानना ये था कि जो हमारा जो राज्य है वो भाषा के आधार पर बने। सबसे मेन टॉपिक है आपका ये कि जो पहला जो संघर्ष हुआ था वो पोट्टी श्रीराम उल्लू को लेके विवाद हुआ था। ये आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़रूरी है कि पोट्टी श्रीराम जो उल्लू थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो तेलुगु भाषा ही को लेकर एक अलग आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ थी, ठीक है। अब कांग्रेस के इसके खिलाफ थे कि भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनना चाहिए। अब इसको देखते हुए जो पोट्टी श्रीराम उल्लू थे वो क्या हुआ, 65 दिन के अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। उन्होंने कुछ खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन 65 दिन के बाद उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद ये जो इससे देश में हिंसा भड़क गई। अब हिंसा भड़कने के बाद क्या हुआ कि हिंसा को रोकने के बाद कांग्रेस सरकार को, जो हमारे उस टाइम पे सरकार को, उनकी बात माननी पड़ी और एक अलग से आंध्र प्रदेश बनाया गया। भाषा के आधार पे पहला देश हमारा राज्य बना था भाषा के आधार पे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मजबूरन दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित कर दिया। तो ये सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपका पहला जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो कौन था, ठीक है। उसके बाद राज्य संगठन आयोग, इसके बाद सरकार ने एक आयोग बनाया जिसमें 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, और उन्होंने उसके आधार पर देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि 6 जो देसी केंद्र शासित प्रदेश थे वो कौन थे और कौन है, ठीक है। आप में से मैं देखती हूँ कि किसको पता है कि वो 6 केंद्र शासित प्रदेश किसको पता है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर किसी को नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सारी चीज़ें इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी थी, जो हमारी फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसके बाद चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ये हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और उसके बाद हम इसके बाद पार्ट 2 लेके आएंगे। और आपने इससे पहले की जो अगर पार्ट नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, ठीक है।